जी बेटा पार्ट बी स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 हमने कर लिया। 4 लेक्चर 44 में था। सर अदनान के स्टूडेंट्स लेक्चर 44 आप लोगों के सर अदनान के लेक्चर 44 के साथ ही सिर्फ उतना पोर्शन कट करके लगा दिया गया था। सुन लिया था, देख लिया था? कौन कौन बैठा सर अदनान के स्टूडेंट में से? देख लिया था या पुर कराया था? अच्छा तो ठीक है। ये बाकी आप लोगों को भी अगर भूला हो तो ये मैं आज जब लिंक्स आएंगे ना इस लेक्चर के आपके ग्रुप्स में, ये मैंने उन्हें कहा है कि इसको भी आप जो है वो मुझे दे दीजिएगा। सिर्फ पोर्शन ये क्वेश्चन 4 वाला जो वो अलग से हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, अब रेवेन्यू का सवाल है, MCQs हैं। मुझे तो लगता है एक बच जाना है हमें, लेकिन कोई बात नहीं, मज़ा आ रहा है। आखिरी क्लास है आपके साथ, दिल मेरा भी नहीं कर रहा आप लोगों को छोड़ने का, लेकिन फिर भी खुशी भी है बीच में कि तुमसे जान जुड़ रही है मेरी। ये मैंने ऊपर से कहा है। अच्छा जी, अननेसेसरी अकाउंटिंग एंट्रीज करो। अब रेक्टिफाइंग एंट्रीज नहीं करनी, अब अकाउंटिंग एंट्रीज करनी है, ओरिजिनल एंट्रीज करनी है। और ये सवाल 8 नंबर का ना मुफ्ता था, मुफ्ता, ठीक है। आप लोगों ने पहले पढ़ाई की है, आप अभी सवाल पे आ रहे हैं। कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर, रहने दें फिर। कुछ नहीं है तो रहने देते हैं यार। इतना आसान सवाल है कि क्या बताऊं मैं आपको। एक्स, बस नाम ही मुश्किल है इसका। Exquisite Limited entered into following two contracts during the year ended 31 दिसंबर 23। हमारा साल 31 दिसंबर 23 पे एंड हो रहा है। बह जाओ पाइन, बह जाओ, गड्डी चल पई है, सवारियां बह जान, ब्रेक लगी तो डिग जाओगे, जल्दी करो। 31 दिसंबर है। हाँ, अब मंजिल पे पहुंच गए हैं बस। अब स्टॉप आने वाला है बस, ठीक है। तुम जाके बैठना, ये ना लाहौर की बजाय कसूर जाके उतरो। अच्छा, 1 अक्टूबर 23 पर, यार मैं गला दर्द कर रहा, जरा स्लो, ये इसको इधर करो यार, थोड़ा स्लो बोलूँ इसको 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 इसको, ये बस, जज़ाकल्लाह। तो उधर होके बैठ चल। ऑन 1 अक्टूबर 23, टोन इज लो नाउ, EL entered into a contract with Alpha to provide monthly payroll services for 2 months। 2 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया सिर्फ। तो अक्टूबर नवंबर, लो, हमारे साल में शुरू, हमारे साल में ख़त्म। EL concluded that service is a single obligation performed over time, सुभान अल्लाह, and is measured on time basis। ठीक है जी, कर लेंगे। हैं क्यों नहीं? हम 1 महीने की सर्विस देंगे, 1 महीने का रेवेन्यू बुक करेंगे, 2 महीने की सर्विस देंगे, 2 महीने का रेवेन्यू बुक करेंगे। ओरिजिनली तो ऐसे ही होता है ना। हाँ, ओवर टाइम का, और क्या कहा है उसने। EL है हम सेलर। इनिशियली प्रपोज्ड, ये वो प्रपोज नहीं है, ये फी प्रपोज कर रहे हैं, ठीक है। आप रिश्ते की बात अभी बहुत दूर है, ठीक है ना, वो हम लेके जाएंगे आपके बड़े, ठीक है। इनिशियली प्रपोज अ फीस ऑफ 620 फॉर ईच मंथ इन कैश, लेकिन अगले के हालात बड़े माड़े थे। हाउएवर, ड्यू टू लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स, AL डिक्लाइंड दिस ऑफर। इंस्टेड AL एग्रीड टू कंपनसेट EL with its 5,000 shares per month of service। तो इन काइंड कंसिडरेशन, इन काइंड अदर देन कैश। तो क्या असूल है, कुछ याद है? ये दोनों बड़े बड़े इकट्ठे ना बैठना। आप तीसरी रो में बैठ जाओ, ये तीसरी में नाल बिठा ला यार उस्ताद सवारी में, यार नाल बिठा लो पाए। ये बाजी सीटा भी खा लें, तुम बिठा लो, सवारियां आ गई 2-3 और नाल बिठा। कंडक्टर बनाया हुआ है, शर्म नहीं आती? जगह खाली करके बैठ जाए थोड़ी सी, बच्चों ने आना है। अच्छा जी, तो इन काइंड का क्या रूल पढ़ा था हमने? फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड, किसी भी फेयर वैल्यू पे कर लें, उस दिन की जिस दिन आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उस दिन जिस दिन आप सर्विसेज दे लेंगे, जिस दिन आपको शेयर्स इशू हो रहे हैं उस दिन की वैल्यू, ठीक है ना, जिस दिन शेयर्स इशू हो रहे हैं। हाँ, और वो नॉर्मली उसी दिन आप सर्विसेज के दिन बेसिकली आपने रेवेन्यू बुक करना है, और दूसरी तरफ कैश नहीं बुक करना, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। याद आ रहा है बबलू याद आया? एग्जाम्पल्स ना किताब के अंदर। हाँ, वैक्यूम क्लीनर भी दिया था। आज तो वैक्यूम क्लीनर भी नहीं दे रहे यार, इतना सिंपल सवाल है। हालांकि मजा आता वैक्यूम क्लीनर भी साथ होता, चस्त ताणी सी, लेकिन चलो। टोटलिंग 10,000 शेयर्स फॉर एंटायर कॉन्ट्रैक्ट, 5-5 हज़ार पर मंथ है तो 10,000 टोटल हो गए। अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, शेयर्स आर टू बी डिलीवर्ड अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ईच मंथ ऑफ सर्विस। जब सर्विस हो जाए महीने की पूरी, तो कंप्लीट हो जाए, तो 5,000 शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट EL रिसीव्ड 5,000 शेयर्स ऑन 31 अक्टूबर, पहले महीने के एंड पे, अनदर 5,000 शेयर्स ऑन 30 नवंबर। फेयर वैल्यू ऑफ ईच AL शेयर वॉज इतने ऑन 1 अक्टूबर, फुटा कराओ।
इतने ऑन 31 अक्टूबर, यस, इतने ऑन 30 नवंबर, यस, और तो और इतने ऑन 31 दिसंबर। क्लास में मैंने आपको कहा था कि बबलू शेयर्स देने के बाद फिर IFRS 9 अप्लाई करेगा। आपने कहा था बबलू और IFRS 9 करना पड़ गया ना उसको, ठीक है। खैर चले, कोई बात नहीं। EL होल्ड्स सारे पड़े हैं, बेचे नहीं हैं। ऑल शेयर्स रिसीव फ्रॉम AL ऑन 31 दिसंबर 2023। नहीं बता रहा शेयर्स को क्या करना है, तो हम FVTPL ही रख लेंगे, ठीक है। यार इतना आसान सवाल भी कभी जिंदगी में आपने देखा होगा? डेट शीट तो उसने नहीं कहीं के साथ लिखो, क्या कहा उसने? सॉरी सिर्फ फिर तो बिल्कुल नहीं। हाँ जी, अब यकम अक्टूबर 23 पर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, क्या एंट्री करें? कॉन्ट्रैक्ट डेट पर क्या एंट्री करें? आज जमाना बदल गया है, कॉन्ट्रैक्ट डेट पर एंट्रीज होती हैं, लेकिन तब जब अनकंडीशनल राइट इज एस्टैब्लिश्ड। और उसके लिए या तो वो बोलता है अनकंडीशनल राइट, या वो यूं बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स कस्टमर टू पे ऑन फलानी डेट। ऐसा कुछ नहीं था। तो यकम अक्टूबर पे कुछ ना करें, 31 अक्टूबर पर एक महीने की सर्विस दे ली। 31 अक्टूबर पर एक महीने की सर्विस देकर रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा और 5000 शेयर्स रिसीव करेगा, उनको भी रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है जी? क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1। 31 अक्टूबर 2023 है जी बेटा। 31 अक्टूबर पर सर्विसेज दे ली हैं, मंथ एंड आ गया है, रेवेन्यू पहले रिकॉर्ड करो, तरतीब ना छोड़ो, रेवेन्यू रिकॉर्ड करो। लेकिन ये नॉन कैश, सर जरा बड़ी राइटिंग कर, अभी आवाज़ आनी नहीं, वो आवाज़ तो नेड़े आई फिर भी जी बेटा। नॉन कैश कंसीडरेशन वाले सवालों में जाके देख लेना, आपको कहा था रेवेन्यू को बैलेंसिंग निकालना। वैसे यहाँ पे तो मसला नहीं है इस सवाल में, लेकिन वैक्यूम क्लीनर अगर कल को आपके अटेम्प्ट में साथ आ जाए तो उसके लिए फ़ायदा है ना। उसको फेयर वैल्यू पे लिखा, इन्वेस्टमेंट शेयर्स को फेयर वैल्यू पे लिखा और बैलेंसिंग रेवेन्यू, ठीक है ना। तो इसको हमने क्या करना होता है, बैलेंसिंग निकालना होता है। अब कैश आया ना, कैश आएगा, डेटर, हाँ शेयर्स उसने उन्होंने इश्यू किए थे, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट, कितने शेयर्स इनटू रुपीज 125। अभी कमेंट्स पढ़ाता हूँ, एग्जामिनर ने कहा था ये वाली प्राइस ले ली थी इन्होंने। अब देखो ना, ध्यान से पढ़ने की बात है। बच्चों ने क्या कहा, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस दिन की प्राइस पकड़ो। आपको पता है जिस दिन शेयर्स ट्रांसफर हो रहे हैं, जिस दिन रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस दिन एंट्री हो रही है, पहले दिन वाली क्यों उठानी, ठीक है जी। कौन सी वैल्यू है? 120, 120 लिखना पहले, 600 जी। रुपीज इन 1000 करना चाह रहे हैं जी आप लोग, ठीक है। डेबिट, अब डेबिट क्रेडिट की जगह नहीं बची, ये डेबिट है ये क्रेडिट है, अच्छा जी। 600 और 600 जी स्टूडेंट, वो फिर देख लेंगे आप, फिलहाल इसको कर लें जी। फिर मैं आपको स्टैंडर्ड से जाके पढ़ाऊंगा ना, अगर आपका क्वेश्चन होगा तो। नेक्स्ट, उसके बाद 30 नवंबर 23 नू की होया, फिर सर्विसेज दे ली, तो फिर रेवेन्यू ही बुक करे, लेकिन फिर बैलेंसिंग पे करे, और फिर कैश कुछ नहीं आया, शेयर्स आ गए। मजीद शेयर्स 5000 उसने कहा था पहले, 5000 बाद में। अब इस दिन, जिस दिन ये शेयर्स इशू हुए, इस दिन कितने गया, ये 5000 शेयर्स 30 नवंबर पे आए हैं, और 30 नवंबर पे शेयर्स 110 के हैं, एक शेयर 110 का, 110। लेकिन मेरे बच्चों, जो आप भूल रहे हो, सोना नहीं है, जो आप भूल रहे हो वो ये है कि आप इसके पास ये शेयर्स पड़े हैं। अब शेयर्स पड़े हैं तो 5000 शेयर से तो कोई 10,000 शेयर से कोई मालिक तो नहीं बन गया हो ना, ऐसी कोई बात होती तो बता देता। तो इस पर IFRS 9 लगाना है ना, ठीक है। तो एक छोटी सी वर्किंग करेंगे हम, वैसे तो ज़बानी भी कर सकते थे, लेकिन आपकी आदत आपको पता ही है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, आपने यहाँ पर 600 वर्किंग है ना, और 550 इसी पर रिकॉर्ड किया ना शेयर्स को। इन्वेस्टमेंट आर्बिट्रेज में आगे ठीक है, रेवेन्यू क्रेडिट हुआ है, कैश नहीं आया, रेवेन्यू कैश नहीं पे किया आपने, बस ये रेवेन्यू आपने सर्विसेज दी थी इसके अगेंस्ट, वर्किंग कर रहे हैं ना छोटी सी। अब बातें नहीं, ये अहम बात हो रही है, आप बातें कर लें। आखिरी क्लास से मारना खाना मेरे को सारे,
लगता है आपको मैं आखिरी क्लास में पिटाई करूंगा आप लोगों की? क्यों आपको यार, क्यों लगता है? मैं नहीं करूंगा यार, ऐसे ना करो, इतना जालिम हूं क्या मैं? बोलो जरा, हाँ बोलो। अच्छा जी, कोई नहीं यार, कोई नहीं, जो मर्जी आए करो आज। ये मैं ऊपर ऊपर से कह रहा हूं। 30 नवंबर, लो बच्चों 31 दिसंबर पे कैरी डाउन कितने शेयर्स पड़े हैं आप? और हर शेयर 108 का हो गया है। 108 ऑन 31, इधर से 108 देखो और मेरे इस तरफ से 31 दिसंबर देखो। और बताओ 10, इधर इधर तो गेन नहीं आता। अच्छा कितना? ओहो, तो फेयर वैल्यू लूस आ गया, लूस। ये बैलेंसिंग, ये पीएनएल के अंदर आप लेकर जाते थे तो एंट्री बन गई, लेकिन डेट के बगैर नंबर नहीं मिलने भाईजान। लिख दिया मैंने, पूरी डेट लिखनी है आपने वैसे जी। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो रही है पीएनएल, तो फेयर वैल्यू लॉस पीएनएल के अंदर डेबिट, और इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स क्रेडिट। तो ये आप वर्किंग, इधर वर्किंग रेफर कर दें, इधर कर दें वर्किंग नंबर 1 जगह है ना, मैं वर्किंग रेफर कर रहा हूं जी। कोई मसला है तो पूछ बेटा, अब ये तो उससे पूछने वाली बात है, उसने क्या कहा है? नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर एंट्रीज विदाउट डेट्स। शायद आधे दे दे, शायद उसको भी दे। वैसे बड़ा अच्छा सवाल किया तुम्हें, तो गलत डेट क्यों डालनी तुमने? नहीं, अगर गलत डेट है तो उसका मकसद ही यही है ना कि आप किस दिन क्या ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो गलत डेट होगी तो फिर मतलब डेट नहीं है उसके हिसाब से। मेरे हिसाब, मैं आऊँ मैं नंबर ना दूँ अगर मैं ये लिखूँ तो, वरना मैं लिखूँ ही ना, क्यों मुसीबत में डालूँ बच्चों। नेक्स्ट, हर क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो हर क्वेश्चन में समझाया भी हुआ है। यही तो लड़ाई है रेवेन्यू के अंदर, किस दिन रिकॉर्ड हो, इस स्टैंडर्ड के अंदर किस दिन रिकॉर्ड हो, कितना रिकॉर्ड हो, पता होना चाहिए। पढ़ो, इसके ऊपर 2 दिन लगाए थे मिलाकर। पहले दिन सिर्फ आपको थोड़ा सा छेड़ के भेजा था कि कंसीडरेशन पेबल बाय सेलर टू कस्टमर, फिर अगले दिन कहा था नहीं, फिर अगले दिन हमने वो प्री पेमेंट वाला काम किया था, फिर हमने कहा था सेल खाई जाएगी वाली बात, याद आ रहा है कुछ? सारा कुछ ही यहाँ करना था, लेकिन ऐसे 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 परसेंटेज निकालनी। अब यकम नवंबर पे ईएल आल्सो एंटर इनटू अ 6 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट, नवंबर दिसंबर 2 महीने के अंदर, फिर आगे 4 रहते होंगे, टू सेल गुड्स टू बीटा अ लार्ज वाली ग्लोबल चेन ऑफ रिटेल्स को। बीएल कमिटेड टू मेक परचेज ऑफ एटलीस्ट 20 मिलियन ड्यूरिंग द पूरे 6 महीने। अब ये उसने पूरे 6 महीने में खरीदने का कहा है। यूं हम लिखते होते थे, सेलर से कस्टमर का जो सफ़र है, तो इधर से गुड्स जानी है 20 मिलियन की, ऐसा ही है, गुड्स जाएंगी 20 मिलियन की, ठीक है, और इन गुड्स के अगेंस्ट कैश आएगा 20 मिलियन, ऐसा ही है ना। ये तो नॉर्मल केस में ऐसा होता था, लेकिन कभी कभी वो कहता था यार ज़रा चीज़ें सेट करनी है यहाँ पर लगाने के लिए, ठीक है, तो आप जो है वो थोड़े से पैसे हमें भी दो, आपको यहाँ पे हम अलमारी शलमारी आपकी चीज़ों के लिए लगा दें, ठीक है। तो ये हमारे सवाल के अंदर मामला था। द कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो रिक्वायर्ड ईएल, सेलर कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर सेलर, पढ़ते ही फौरन परेशान हो जाना पर्चे में आप। कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर सेलर टू मेक नॉन रिफंडेबल, सेलर पेमेंट कर रहा है, फौरन आपका दिमाग जाना था अच्छा ये सेल खाई जाएगी, ठीक है। ऑफ ₹2 मिलियन टू बीएल एट इंसेप्शन, और करना भी कब है? स्टार्ट में, जहां से प्रीपेड वाला मामला भी निकलना था, ठीक है। ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर नेसेसरी चेंजेस टू शेल्विंग टू प्रोमिनेंटली डिस्प्ले ईएल्स प्रोडक्ट्स। अब जिस दिन पेमेंट हुई है उस दिन कितनी हुई है भाई? यकम नवंबर को कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट होते ही सेलर ने कस्टमर को 2 मिलियन भेजे हैं कैश क्रेडिट। डेबिट किसे किया था? प्रीपेड को भाई, प्रीपेड। उसके बाद फिर उसने सारा 20 इकट्ठा नहीं मंगवाया, जालिम ने क्या किया, 15 दिसंबर को उसने 6 मिलियन की चीज़ें मंगवा ली हैं और उसके पैसे फिर 30 दिसंबर को आए। तो सेल खाई जाएगी वाला काम करना है हमने, और उसके बाद परसेंटेज के हिसाब से रेवेन्यू बुक कर लेना है। बिल्कुल किया हुआ काम एज इट इज़ होगा, चेंज कुछ नहीं है। लेकिन सबसे पहले तो
कॉन्ट्रैक्ट की डेट क्या बताओ? ये मुझे इसलिए लिखनी पड़ रही है बेटा कि कैश भी पे किया ना इसने, ठीक है? तो प्रीपेड डेबिट, प्रीपेड का लफ्ज ही लिखा था ना बेटा, नहीं, कॉन्ट्रैक्ट एसेट जिसके लिए इस्तेमाल होता है उसी के लिए ही होगा। कंडीशनल राइट है, ये नहीं कह सकते हम, ये कोई कंडीशनल राइट नहीं है, ये रिसीवेबल है ही नहीं, ये प्री पेमेंट है जिसमें फिर बाद में एडजस्ट हो, सेल इससे खाई जानी है, ठीक है ना? इसका नाम कुछ भी लिख लें। अब आई कैप का सोल्यूशन दिखाता हूँ, उन्होंने अजीब सा नाम लंबा सा लिखा हुआ था, हम अपने वाला नाम ही लिखेंगे, फ़र्क क्या पड़ता है? यार कॉन्ट्रैक्ट एसेट का मतलब डेफिनेशन याद है कॉन्ट्रैक्ट एसेट की? क्या? कंडीशनल राइट टू रिसीव मनी है। ये तो भाई पे कर रहा है पैसे और फ्यूचर में उसने गुड्स खरीदनी है, ये तो बात ही डिफरेंट चल रही है। तुम भूल रहे हो क्या? मैं ओपन करूं IFRS 15, कॉन्सेप्ट नहीं याद आया तुम्हें? मेरे ख्याल से आ गया है, पर्चा करके आया ना, इसलिए पता नहीं उस वक्त मैं क्या सोचता रहा। पर्चे में ऐसे ही आप करते हैं, इसलिए कम से कम 3 रिवीजन्स करके जानी है, एक मॉक से पहले, एक मॉक के बाद, एक पर्चे से पहले। ये 3 रिवीजन्स होंगी तो इस काबिल हो गए आप कि जो पढ़ा है वही वहाँ पे पढ़ रहे हो, वरना तो ऐसे ही करोगे। नहीं, हिम्मत करो, कुछ भी नहीं है, ये पूरा 1 महीना, उससे भी 1-2 दिन ज़्यादा है। जहाँ बैठे हो मॉक मंगवा लो, कोई मतलब खुद करके खुद चेक कर लो, बट करना ज़रूर है। और कोशिश करनी जिस दिन हो उसी दिन हो, कोशिश किए दरमियान में हो, ताकि बराबर दिन पहले बराबर दिन बाद में हो। 3 रिवीजन्स के बगैर, 2 तो कम से कम होती है, तीसरी पेपर से पहले आप जो 1-2 दिन के अंदर तेज़ वाली करते हैं, ये इसके बगैर ना जाना आप लोग, वरना सारा कुछ पड़ा हुआ है। मैं एक लफ्ज़ भी यहाँ पर ऐसा नहीं लिख रहा जो आपको नहीं आता, लेकिन जो 1-2 बच्चों ने ट्राई किया उनको पर्चे में समझ नहीं आई, तो क्या वजह होती है पढ़ के फेल होने की? बहरहाल वो क्योंकि अब आपने सारा कुछ अभी इकट्ठा पढ़ा हुआ है ना, ऐसे पढ़ा हुआ है अभी आपके ऊपर, उसको जब पढ़ना है आपने 2 महीने रिवाइज करना है, तो इंशाल्लाह फिर आप भी हैं 2 दफ़ा रिवाइज करना है 1 महीने में, ठीक है? तो इंशाल्लाह बेहतरी हो जाएगी इसमें। चलो, प्रीपेड डेबिट, कैश क्रेडिट, कितना जी? 1000 में ही चलाओ फिर ऊपर, अब 1000 चल रहा है तो जी 2000 से ये एंट्री पास कर लिया, ठीक है जी। अब अगर तो बेटा सारी सेल हो जाए फिर परसेंटेज क्यों निकालें? क्वेश्चन है ना। अगर 20 का 20 मिलियन उसने मंगवा लिया फिर टेंशन कोई नहीं, फिर 18 मिलियन पे बुक कर लेंगे। कॉन्सेप्ट तो ये था कि हमारी ट्रांजैक्शन प्राइस को खा जाएगी ये अमाउंट जो सेलर ने पे करनी होती है कस्टमर को। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट एसेट नहीं है, ये सेल्स को खाने वाली फिगर है। सेल्स को खाने वाली फिगर एकदम सेल को खा जाएगी अगर सारी सेल आज हो जाए, लेकिन उसने जालिम ने सारी सेल कराई नहीं, तो इसलिए मैं परसेंटेज निकालूँ, ठीक है? तो कहता है ऑन किथे गया 15 दिसंबर EL सोल्ड गुड्स हैविंग इनवॉइस वैल्यू ऑफ, तो 15 दिसंबर को इन्होंने सेल कर दी। इधर देखो जरा, सेल कर दी, सेल पहले रेवेन्यू बुक किया करो, सेल कर दी। अब ये सेल पूरा 6 मिलियन नहीं लिख सकते, सेल मतलब रेवेन्यू, आपका रेवेन्यू, आपका अपना स्टैंडर्ड रेवेन्यू, पूरा रेवेन्यू क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि कंसिडरेशन पेएबल बाय सेलर टू कस्टमर जो होती थी वो सेल को खाती थी, सेल पूरे 6 मिलियन की रिकॉर्ड हो ही नहीं सकती, और पूरा 20 मिलियन भी नहीं आया कि 20 माइनस 2 करके 18 पर रिकॉर्ड कर लें रेवेन्यू को। इसलिए फिर हमने क्या किया था, हमने एक छोटी सी वर्किंग की थी, वर्किंग नंबर 2 अब मेरे सवाल की बन गई, और हमने कहा था जी 2 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100 10%। ये वो फिगर है जिससे सेल विल बी ईटन अप, याद आ रहा है? सेल खाई जाएगी, सेल खाई में जाएगी, अच्छा सॉरी, तो सेल 10% से खाई जाएगी, तो सेल कितनी बचेगी फिर? तो 6000 का 90% ये जनाब आपने सेल को खिला देना है, यानी सेल इससे खाई जाएगी। और प्री पेमेंट का भी, जो प्री पेड जिसका नाम पता नहीं आईकेप ने क्या रखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, बाकी 10। मैंने कहा था कि उसको नहीं छेड़ना, बच्चे उसको छेड़ के गड़बड़ कर देते हैं। सादा तरीका क्या बताया था? 6000 में से 90% रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि 6000 में से 10% खाया जाना है, ठीक है? तो कितना बना? 600 अभी करते हैं, और प्रीपेड कम हो गया ना जी, 5400। लेकिन उसने, अब देखो ना, उसने 2000 हमसे ले लिया था, अब उसने हमसे 6 मिलियन की चीजें खरीदी हैं, तो हमने उसको इनवॉइस कितने की भेजी है? इनवॉइस्ड 6 मिलियन। तो डेटर रिसीवेबल, अनकंडीशनल राइट है, रिसीवेबल डेबिट, ठीक है जी, पूरे 6000।
और 30 को फिर ये पैसे आ भी गए 2023। ठीक है, कैश डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट। कोई नई चीज़ है तो बताओ। नई चीज़ कोई नहीं है, सिर्फ आपको चीज़ें याद नहीं है, अभी एक बार पढ़ा हुआ है तो मैं बार बार इस पे जोर दे रहा हूँ। आप सारा पर्चा भी सॉल्व करेंगे मेरे साथ, एक लफ्ज़ इंशाल्लाह, उम्मीद बढ़िया, वो एक आधी तो हो ही जाती है एडजस्टमेंट बरकत के लिए, लेकिन उम्मीद यही है कि नहीं होगी ऐसी चीज़। हमने बहुत जोर लगाया बेटा, आप लोगों ने ज़्यादा जोर लगाया पढ़ने पे, तो आप लोगों ने ज़्यादा जोर लगाया, तो सारा जोर लगा हुआ है, सब आता है आपको। पर्चे में क्यों नहीं याद रहती बातें याद आ रही होती हैं लेकिन कर नहीं पा रहे होते, उसकी वजह क्या है? लैक ऑफ प्रैक्टिस। अभी है तो पूरा महीना इसीलिए जोर लगा के 2 संडे पिछले मैंने लगाए हैं, कोई जल्दी नहीं थी मुझे। मतलब नॉर्मली 3-4 तारीख तक क्लासेस हमारी हर दफ़ा जाती थी, इस दफ़ा क्यों जोर लगा के 31 पे ख़त्म किया है? क्योंकि अगर हम हर दफ़ा जो है वो 6-7 से पर्चे शुरू हो रहे थे, तो इस दफ़ा पर्चा भी 2 को है। तो क्यों आपको ये टाइम दिया जा रहा है कि जितनी मेहनत की है उस सारी की सारी का अब कटाई का वक्त है आपके लिए। 2 रिवीजन कम से कम पेपर से पहले हो जाएं, फुल फ्लैज तफसीली, और 1 रिवीजन आप। अब इससे प्रेशर नहीं लेना, हो नहीं रही है, करो, पढ़ना है, सब काम किया हुआ है, हिम्मत करो, मोबाइल लेस होकर पढ़ना है आपने। 13 से 14 घंटे रोजाना इस 1 महीने में। 3 पर्चे हैं तो 3 पास होंगे, 4 हैं तो 4 भी पास होंगे इंशाल्लाह। 2 वाले तो शर्म आनी चाहिए, सिर्फ 2 रख के बैठे, जिनके रहते 2 हैं उनके 2 ही इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। अच्छा जी, ये डन है जी। इसकी ज़रा कमेंट्स ना पढ़ लें। अच्छा, आई कैप ने क्या देखा, ज़रा लिखा, ज़रा देखूँ, मैंने देखा भी था। कंसीडरेशन पेड टू कस्टमर, एडवांस टू कस्टमर, एडवांस टू कस्टमर, ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन हम अपनी तरतीब करेंगे। प्री पेड हमें याद है, बस वही रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने भी 2 नाम लिख लिए, तीसरा हमने भी डाल दिया, हमने उसको नया आइडिया दिया है, ये भी लिख सकते थे तुम, ठीक है, सही है। असल तो ये चीज़ होती है, रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड किया? 5400, बाकी ये वाली चीज़ कम हुई और फिर पेमेंट्स आई हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ, अच्छा जी, केस करा दो देते, तुमने 30 ही लिखना है। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 5, इन रिस्पेक्ट ऑफ 1 शेयर रिसीव वर रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डेट, फर्दर डिक्रीज इन फेयर वैल्यू एज एट ईयर एंड वाज रिकॉर्डेड एज एन एडजस्टमेंट टू रेवेन्यू। हद हो गई यार, मतलब बच्चों को पता ही नहीं है क्या करके जा रहे हैं। आप तो ऐसे नहीं है ना, आप पढ़ के जा रहे हैं ना। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स को डेबिट किया है तो उसकी फेयर वैल्यू, वो शेयर्स, वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट IFRS 9 है। रेवेन्यू के अंदर कैसे एडजस्टमेंट होगी उसकी, पता नहीं कहाँ पे पड़ा होगा। हमने पूरा IFRS 15 लफ्ज़ पढ़ लिया, हमें तो कहीं ये नजर नहीं आया है जी कि ऐसी कोई चीज़ भी होती है रेवेन्यू को हिट करे। रेवेन्यू को हिट करने वाली चीज़ हमने देख ली हैं, वो सेटलमेंट डिस्काउंट उसको हिट करता है, वो मतलब ये क्या अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, ये प्री पेमेंट, ये उसको खा जाती है, इस तरह की चीज़ें। ये जनाब नई चीज़ सुनी है इन्होंने कि जी फेयर वैल्यू लॉस जो है वो रेवेन्यू को खा गया, ऐसी कोई बात, ठीक है बच्चे, माफ़ कर दो हैं। दूसरी बात देखो ना, सब वड्डी चवल दिया हमारी उन्होंने, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस दिन के शेयर प्राइस ले लिए, तुक्की नहीं बनती। तुक्की बातें करेंगे तो फिर फेल तो होंगे, ठीक है। वैसे रिजल्ट इतना माड़ा नहीं था, बट ये इंप्रूव हो सकता था, ये 46 ये 56 66 हो सकता था। देखो चवलें कितनी छोटी छोटी लगी हुई, नहीं होनी चाहिए थी ना ये, ठीक है, तो ये इंप्रूवमेंट आ जाती। वो तो बहुत बुरा आता है, क्योंकि वो इंट्रो में ज़रा तुक्के लगा के आते हैं, लेकिन जब FAR 1 पास कर लेते हो आप, तो मतलब आपको पता लग गया कि पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ने वाले इतने को होते ही हैं। मैं आपको अर्ज़ करूं, वैसे FAR 1 की क्लास नहीं है, लेकिन मैं आपको अर्ज़ कर दूं, ये जो एग्जामिशन मिली थी स्टार्ट में, तो पहले 2 सेशन जो है ना, हम उस्तादों के बुरे हालात थे। किसी उस्ताद को उठा के देखो, उसका दिल जो होता था ना ऐसे बस फटा पड़ा होता था कि यार ये क्या कर रहे हैं, हम क्या करें, कैसे करें। बहरहाल एक मसला था। खैर, फिर इंट्रो के अंदर एग्जामिशन भी मिलती है बच्चों को, तो कोई 2 अटैम्प्ट्स पहले हमने भी इसको एनालाइज़ किया कि यार FAR 2 का रिज़ल्ट, सिलेबस ज़्यादा, चीज़ें ज़्यादा, रिज़ल्ट उसका 40% से ऊपर होता है, FAR 1 का 20% 30% के दरमियान होता है। तो जब एनालाइज़ किया तो पता लगा कि जिनकी इंट्रो एग्जाम्ट होती है उनका रिज़ल्ट तकरीबन कोई 15% के आसपास है, और ये वही बच्चे हैं जो ज़्यादा हैं। और जिन्होंने इंट्रो पढ़ी हुई है, इंट्रो पढ़ के PRC में पास करके आए हैं, उनका 40+ ही है, ठीक है ना। तो ये मैं कह रहा हूँ 40+ नहीं, ये 50+ हो सकता था, 60+ हो सकता था, चवला तो देखो। चलें, खैर, कौन सा सवाल है जी? दूसरा, इन पॉइंट 2 रेवेन्यू वाज रिकॉग्नाइज्ड एज 6 मिलियन इंस्टेड ऑफ करेक्ट अमाउंट ऑफ 5.4। माशाल्लाह, आपको तो पता है, आप थोड़ी ऐसी गलतियां करनी है जी, खा जाना है सेल्स। लो जी, रेवेन्यू फटाफट कर दें, ये MCQs फटाफट कर दें सारे, आखिरी एंड पे पहला करेंगे, एंड पे। वैसे है भी आसान, लेकिन थोड़ा सा उसमें कुछ याद ना आए, इसलिए इतने आसान MCQs हैं कि क्या बताऊँ।
अगर आपको ज़रूरत महसूस होगी तो हम ओपन भी कर लेंगे थ्योरी, लेकिन ज़रूरत इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी। आप सबसे पहले सबसे आखिरी, हम तो हर एमसीक्यू करते ही ऐसे में, चलो आदत बनी हुई, आखिरी टाइम नहीं बचा था एमसीक्यूज के लिए। सबसे पहले एमसीक्यूज देख लिया करो, कर लिया करो दिमाग में, पर्चा आते ही टिक कर लो। टिक नहीं लगाने देते ना, हैं? टिक नहीं लगाने देते, नहीं लगाने देते, नुक्ता लगा लिया फिर। कुछ तो कर लिया करो। ये 6, 7 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 10 नंबर वैसे होने चाहिए, 10 नंबर होते हैं इसके, ठीक है? तो 10 नंबर हैं। आप 15 मिनट में, ये टिप बता रहा हूँ आपको, रीडिंग टाइम में सबसे पहले एमसीक्यूज पढ़ो, वो हो जाएं, 2-3 मिनट फिर भी बच जाएं, तो फिर पूरे पर्चे में देखो सबसे छोटा सवाल कौन सा नज़र आ रहा है। जो सबसे छोटा वाला नज़र आ रहा है आपको, इसे तो कोई नज़र नहीं आ रहा है, तो सबसे छोटा ये नज़र आ रहा है, इसको पढ़ लिया। इस तरह कोई सवाल पकड़े और उसको, पूरा पर्चा पढ़ना इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। पूरा पर्चा पढ़ के आपके पल्ले कुछ नहीं आना। वह बंदे बन जाओ आखिरी सीट पे बैठे हुए, पहली सीट पे बुला लूंगा, हैं? यार कोई लगाने लगा था एक, लेकिन चलो माफ करो। अच्छा भाई, मैं क्या कह रहा था कि 15 मिनट में प्लानिंग नहीं करनी तुमने, प्लानिंग कर लेना तुम, ठीक है ना? ये पूरा पर्चा पढ़, सिर्फ क्या करना है आपने, पर्चा आते ही सिर्फ सारी रिक्वायरमेंट्स पढ़नी है, बस ये प्लानिंग है। पूरा पर्चा 15 मिनट पढ़ लो, तुम्हारे पल्ले कख नहीं आना, कोई फायदा नहीं है, वो 15 मिनट का वेस्टेज है। 15 मिनट में क्या समझ आएगी, पहले सवाल में क्या पढ़ा तो आखिर में क्या आके पढ़ा? पेपर में सवाल ध्यान से पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहले एमसीक्यूज करने हैं, जल्दी हो जाएं। जैसे ये एमसीक्यूज में बहुत आसान लगेंगे आपको, 2-4 मिनट बच गए हैं। सबसे छोटा सवाल देखो कोई और जो पूरा प्लान हो जाए, कोई कैलकुलेशंस करके चेक कर लो, जैसे ही पर्चा आए। अच्छा, अब एमसीक्यू पे पागलों की तरह नहीं शुरू हो जाना आपने, आगे आंसर लिख रहे हैं। एमसीक्यू का आंसर यूँ देना होता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5 है हमारा, ये 6 है, क्वेश्चन 6 है। ये 6 की हेडिंग आ गई। अब उसके बाद आपने 1 2 लिखा है, ए भी लिखा, 1 2 है। आपने यूँ लिखना है जी, ये 1 ऑप्शन लेट्स से बी, 2 ऑप्शन ए। ऑप्शन भी ना लिखो, बहुत अच्छी बात है, गॉट इट, यू गॉट इट। अच्छा जी, चलें सुने अब। तो 15 मिनट के अंदर सबसे पहले एमसीक्यूज हो गए प्लान। सबसे छोटा सवाल देखो, क्योंकि जैसे ही पर्चा आना है ना, ये 10 नंबर और कोई 4-5 नंबर का कोई और छोटा पार्ट, जैसे ऑल्टर रेम्यूनरेशन वाला सवाल भी था, वो भी प्लान हो सकता था पूरा, नीचे शरिया कंप्लाइंट वाले दिमाग में रिवाइज करके बैठ सकते थे जैसे ही पर्चा आए। अच्छा, फिर बना के ए बी, पहले सब ऐसे लिख रहे होते हैं और आखिरी पे पता नहीं लग रहा था खुद को भी क्या लिखा हो। एक स्पीड रखनी है। अब जैसे ही पर्चा आया सामने, जैसे ही पर्चा आया, 10 नंबर के लिए 18 मिनट बनते हैं, एमसीक्यू के 10 नंबर के लिए 18 मिनट, मार्क्स के हिसाब से 18 मिनट एलोकेटेड बनते हैं ना। आपने इसको 8 मिनट भी नहीं लगाने, यहाँ से 10 मिनट बचे, 12 मिनट बच गए। जो छोटा सवाल आ गया, आपने 5-6 नंबर का प्लान किया था, उसके लिए भी 10 मिनट चाहिए, वो भी सारा प्लान था, 2-4 मिनट में 5 मिनट वो भी हो गया। अब पहले 10 नहीं 15 मिनट कर लो, 20 मिनट कर लो, पहले 20 मिनट में आप तकरीबन कोई 15 मार्क्स कर चुके हो। ये अब कॉन्फिडेंस आपका लेकर आपको आगे पार जाएगा। पूरा पर्चा पढ़ना है, इस मोबाइल वाले भाई ने पढ़ता रहे, आपने पूरा पर्चा नहीं पढ़ना। आपने मोबाइल यूज़ करते हुए पूरा पर्चा पढ़ना है। आप लोगों ने एमसीक्यूज करने और कोई एक छोटा सवाल पूरा प्लान करना है। और अगर आप माशाल्लाह बहुत आसान एमसीक्यू से छोटा सवाल ही हो गया प्लान, तो कोई और छोटा सवाल पकड़ लेना है, बड़े सवाल की तरफ नहीं जाना। जैसे ये हो जाए, आसान से मुश्किल की तरफ जाना है आपने पर्चे के अंदर, आसान से मुश्किल की तरफ जाना है, ठीक है? बाकी फिर बैड लक है, कोई आपको आसान लग रहा है तो अगो मुश्किल पे आ गया, जहाँ फंस जाओ अजम्पशन लेके आगे चलो, नहीं सवाल हो रहा छोड़ो उसको, दूसरे पे चले जाओ, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना? गिवन टाइम जब मार्क्स इंटू 1.8 करके यूँ क्वेश्चन के ऊपर लिखना है, क्वेश्चन 6 है, यहाँ पर लिखो मार्क्स इंटू 1.8 बना जी, तकरीबन ये 26 मिनट बने। अब इस वक्त घड़ी के ऊपर 11:30 हो रहा है, तो मैं यूँ लिखूंगा 11:56। घड़ी नहीं बार बार कैलकुलेशन करते रहना, यहाँ पर लिख लिया छोटा सा आपने पेपर के ऊपर 11:56। अब इसका मतलब ये कि घड़ी को बार बार सोच के नहीं देखना पड़ेगा, बस सवाल कर रहे हो, जैसे ही देखा हाँ अभी तो हाँ 45 हो गए, 50 हो गए, 55 हो गए, ओए 56 से ऊपर चला गया, जल्दी खत्म करो, 2-4 मिनट में खत्म करके फिर आगे चलो। और आपने एमसीक्यूज में भी टाइम बचाया और एक आधे सवाल के अंदर टाइम बचाया हुआ है, थोड़ा बहुत वो भी यूज होगा। 90+ अटेम्प्ट हो जाए तो बहुत चांसेस होते हैं कि आप पास हो जाएंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर एमसीक्यूज वाला 6, तकरीर खत्म हुई। विच ट्यू वसीयतें, इसको वसीयतें कहो, नसीहतें ना कहो, ये तो वसीयतों का टाइम है। मरने वाला जानदी वारी जे गला करके जाता है।
नसीहत तो होती है, अभी पहले जब बोलता था पढ़ लो रोज का रोज कर लो ये काम, अब तो वसीयत का टाइम है। Which two of the following are primary indicators of determining functional currency? प्राइमरी जिसमें कैश प्रोसीड्स वगैरह आती हैं, ये सेकेंडरी था, पढ़ते हैं, पढ़ के याद आ जाएगा इंशाल्लाह, बाकी मैं दिखा भी देता हूं। द करेंसी दैट मेनली इन्फ्लुएंसेस सेल प्राइस ऑफ गुड्स ऑफ कंट्री कंपैरेटिव फोर्सेस, यही लंबे वाला पहला था, प्राइमरी है। करेंसी इन विच रिसीव्ड फ्रॉम आर यूजुअली रिटेन्ड, ये सेकेंडरी था, अभी पढ़ाता हूँ। करेंसी इन विच फंड्स फ्रॉम फाइनेंसिंग आर जनरेटेड, सेकेंडरी। करेंसी मेनली इन्फ्लुएंस, वो लेबर वाला सेल प्राइस वाला, यही प्राइमरी होते थे। अब ये कहाँ लिखा हुआ है, जाहिर सी बात है टाइम गुजर गया ना बेटा, IAS 21 तो बहुत पुराना पड़ा हुआ है, IAS 21 तो बहुत पुराना, यानी कि उसमें मैंने कल जाके ये जो मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी थोड़ा सा रिवाइज कराया, तो फिर कोई एक आधा सवाल कराया तो कुछ थोड़ी सी बेहतरी आई है। ठीक है, कहाँ गया ये प्राइमरी इंडिकेटर्स, वो हैं वो करेंसी जो मेनली इन्वेस्ट करे सेल प्राइस वगैरह, कंट्री जिसकी कंपेटिटिव फोर्सेस उसकी डिमांड वगैरह करें, करेंसी जिसमें लेबर मटेरियल ओवरहेड वगैरह आता है। सेकेंडरी थे ये डेट इक्विटी इशू करके फाइनेंस आना, और फिर प्रॉफिट्स का, पैसों का रिटेन करना जिस करेंसी में हो, वो सेकेंडरी। अगर प्राइमरी से डिसाइड ना हो तो सेकेंडरी की तरफ जाते थे। तो जाहिर सी बात है ये रिवीजन प्लान के अंदर भी ये जो आउटकम है ना, ये इसको याद करने के लिए लिखूंगा, ना याद रहे तो आपने तो इसको याद रखना ही है। ठीक है, मेरे ख्याल में ये सबसे टफ यही MCQs था, MCQs में से ये MCQ था जिसमें थोड़ा सा दिमाग फिर भी लग गया, बाकी इससे भी आसान लगेंगे, चेक करते हैं। क्योंकि बाकी सारे बहुत इजी थे। IFRS 16 परमिट्स सर्टन एसेट्स टू बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम रिकॉग्निशन ट्रीटमेंट ऑफ राइट ऑफ यूज, यानी लेसी को एग्जेम्पशन मिलती थी, किसकी, लो वैल्यू एसेट की और शॉर्ट टर्म लीज एसेट की। विच टू ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स लीज्ड टू एन एंटिटी वुड बी परमिटेड टू बी एग्जेम्प्ट, एन इक्विपमेंट, ये लो वैल्यू तो नहीं है, कॉस्टिंग 45, लीज्ड फॉर 60 नहीं, ना लो वैल्यू है ना ही शॉर्ट टर्म। एन आइटम ऑफ फर्नीचर, ये तो लो वैल्यू है, ठीक है, आ गए बेटा, ये फर्नीचर लो वैल्यू आइटम है, ये लो वैल्यू आइटम है, ₹30,000 का, बेशक 4 साल के लिए लीज पे लिया है, लो वैल्यू इज एग्जेम्प्ट, ऑप्शन है, इज एग्जेम्प्ट नहीं, यू मे यूज रिकॉग्निशन एग्जेम्पशन, चाहो तो आप राइट ऑफ यूज करो, आपका दिल नहीं कर रहा तो हम तो इसको सिंपल भी ले जाएंगे। ठीक है, अ न्यू मोटर व्हीकल, ये तो नहीं हो सकती लो वैल्यू, एट अ कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट मैटर नहीं करती, व्हीकल का हमने कहा था व्हीकल पुराना भी है, पुरानी मोटर है, मिर्जा वाली कार है, फिर भी जो है वो आपने मोटर को कभी भी लो वैल्यू नहीं कहना। लीज फॉर 12 मंथ, नहीं ये तो एग्जेम्प्ट नहीं है, लीज फॉर 12 मंथ, शॉर्ट टर्म में यार लो वैल्यू हो या शॉर्ट टर्म हो, दोनों केसेस के अंदर हम एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, मतलब रिकॉर्ड ना करें राइट ऑफ यूज और लीज लायबिलिटी। जी, ये भी क्या है, ये भी है। लैपटॉप वैसे लो वैल्यू है, कॉस्टिंग इतने, लीज फॉर विच इज एक्सपेक्टेड टू बी, अगर ये सब लीज का लफ्ज ना होता ना, अच्छा अब ये भी पढ़ा हुआ है लेकिन आपको कहाँ याद होना है, IFRS 16 सबसे पहले वाला है, जब हमने ये अल्फाज मेरे थे, मुझे अभी भी याद है कि सब लीज करें, अगर लीज पर एसेट लेके आगे किराए पर दे दें, तो जो हेड लीज है, हेड लीज लो वैल्यू नहीं हो सकती, हेड लीज लो वैल्यू, स्टेट बैंक और रेलेवन इस तरह से हमने कोई एग्जांपल भी ली थी, ऐसे नहीं, मैं दिखाता हूं, आप जाने ना देंगे, ऐसे कैसे, पेज नंबर 10 नकल ही करा दिया करो नलैको, सारा सेशन मैंने आपको नकलें कराई हैं, अब आप करा दो थोड़ी सी, ये नहीं, ये तो नहीं, पेज नंबर केड़ा है, अच्छा 46, मैं 36 पे घूम रहा हूं, कितना पढ़ते थे ना आप लोग यार, एक ज़माना था। ये लो वैल्यू एसेट कितने वाला, इन केस पॉइंट 4, इन केस लेसी इंटेंड्स टू सब लीज लो वैल्यू एसेट, द लेसी मे नेवर अकाउंट फॉर हेड लीज एज, मैं एग्जाम्पल भी दिखाना चाह रहा हूं, अल्लाह करे मुझे मिल जाए, मुझे नहीं लगता मुझे मिलेगी, चलो बहरहाल उधर बना दी होगी, लेकिन बहरहाल ये मुझे याद पड़ रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, ये कोई एग्जांपल ऐसी बनाई थी कि मोबाइल लेकर आए और आगे, बहरहाल चले छोड़ें, सादा सी बात है, याद आया कुछ थोड़ा बहुत। ठीक है, वैसे लैपटॉप जा रहा था लो वैल्यू वाली लिस्ट में आता है, लैपटॉप, फर्नीचर, टैबलेट्स, याद है ना,
जा रहा था ये लो वैल्यू की तरफ, हमें 36-48 महीनों से कोई फर्क नहीं, हम इसको कहते हैं ये भी रिकग्निशन एग्जम्पशन में आता है, हालांकि उसने ऊपर 2 कहा हुआ है ना, तो बहरहाल हम फिर भी शक में पड़ते हैं। लेकिन आगे उसने क्या बोला, विच इज एक्सपेक्टेड टू बी सब लीज। तो सब लीज अगर इस लैपटॉप को करना है तो जो हेड लीज है वो कभी भी लो वैल्यू नहीं होगी, ये स्टैंडर्ड ने कह दिया था, ठीक है। तो इसलिए ये 2 हो गए। यार ये बड़ा अजीब सही था, मुझे कहीं नजर नहीं आया, बस ठीक है, कहीं स्टैंडर्ड में लिखा होगा। इफ एन एसेट इनकॉर्पोरेट्स बोथ इंटेंजिबल एंड टेंजिबल एलिमेंट्स इट शुड बी ट्रीटेड अंडर, थोड़ा बहुत हमने जिक्र किया था इसका, थोड़ा बहुत बस आइडिया ये होता है कि जैसे हमने कहा था हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर हो, तो चूंकि IS 38 की बातें कुछ चल रही टेंजिबल इंटेंजिबल की, तो वो यूज़ करके हम कनॉलेज इसको भी आंसर कर सकते थे कि IS 16 आइदर IS 16 और IS 38 नहीं, दोनों पढ़े हैं। यानी कि आपने एक कंप्यूटर लिया जिसमें विंडो भी है, याद आ रहा है, तो या तो ये PPE में जाए या इंटेंजिबल में आए। अब हमने क्या किया था याद है, हमने PPE में इसलिए रखा था, हमने कहा था यार सॉफ्टवेयर बस ऐसे ही उसका हिस्सा ही है और ज़्यादा पैसे तो हार्डवेयर के ही हैं, और अगर इंटेंजिबल ज़्यादा अमाउंट हो, मतलब ज़्यादा अमाउंट उसको एलोकेट कर रहे हो, और PPE थोड़ा सा ही हो, मतलब असल तो सॉफ्टवेयर के पैसे हों, और ऐसे ही उसके लिए कोई छोटी सी जो है वो एक CDC जो हो जिसके ऊपर वो चलता हो, वो उसकी कॉस्ट पड़ रही है, तो हम फिर वो CD की कॉस्ट को PPE में उसकी वजह से, क्योंकि CD क्या है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है, PPE में नहीं ले जाते हम, उसको क्या कहते हैं, सारा इंटेंजिबल ही है। तो जिस तरफ सिग्निफिकेंट पोर्शन होगा वही उधर ही जाएगा। तो आइदर IS 38 नहीं भाई, आइदर उधर को नहीं, सिर्फ IS 38 नहीं जी, IS 16 एंड 38 बाय सेग्रीगेटिंग कॉस्ट नहीं, सेग्रीगेट तो नहीं हो सकती, आइदर 16 और 38 डिपेंडिंग ऑन विच एलिमेंट इज सिग्निफिकेंट, ये सही लगता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज एज सेपरेट लाइन आइटम, वो जो सबसे पहला सन्ड्री रिक्वायरमेंट वाला था वो सफा आपको याद नहीं होगा, मुझे लगता है नहीं याद के फेस के ऊपर क्या क्या नजर आया। इस कंपनी एक्ट ने कहा था अनक्लेम डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड, रीवैल्यूएशन सरप्लस, कुछ यादें ताज़ा हो रही हैं? नहीं हो रही, नहीं हो रही, नहीं हो रही, नहीं 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 नहीं, आप लोगों को भूल जाते हैं, तो आप में मसला बड़ा है, ये तो आपको ये बड़ा मसला है, ज़रा बता दो मुझे सफ़ा कौन सा। ये देखो सन्ड्री, AC का मुंह भाई, AC का मुंह ऊपर करा दो जी। क्या क्या कहा था उसने कि सेपरेट लाइन आइटम के तौर पे फेस पर शो करो क्या चीज़, रीवैल्यूएशन सरप्लस, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, अनपेड, अनक्लेम्ड, कैश एंड बैंक। ये चीज़ें कहीं थी स्टैंडर्ड नहीं कि कम अज़ कम ये कंपनीज एक्ट ने कहीं थी कम अज़ कम मुंह पे नजर आनी चाहिए, बैलेंस शीट के मुंह पे नजर आनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज एज अ सेपरेट लाइन आइटम ऑन फेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर फोर्स कैजुअल, रीवैल्यूएशन सरप्लस ऑन PPE, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट। वैसे हम कैपिटल, अच्छा देखो ना कंफ्यूजिंग कितना है, हम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को भी फेस पे ही शो करते हैं, लेकिन वो हमें कंपनीज एक्ट ने नहीं कहा हुआ। अगर आप उसको PPE में मर्ज करके ना, PPE के नोट में जाके अलग अलग करके शो कर दें तो आपको कंपनीज एक्ट कुछ नहीं कहेगा, लेकिन आप अनक्लेम्ड या अनपेड डिविडेंड किसी ट्रेड अंडर पेबल में छुपाने की कोशिश करेंगे तो फिर कंपनीज एक्ट आपको पकड़ लेगा। बात समझ आई है? ठीक है, चलें आगे। B सही है, B, क्योंकि उसने क्या कहा था, नहीं जो रिक्वायर्ड, तो ये नहीं रिक्वायर्ड, ये सब रिक्वायर्ड है और ये नहीं रिक्वायर्ड, रिक्वायरमेंट नॉट की थी। लो जी MCQ करो 5। ब्यूटीफुल लिमिटेड ऑपरेट्स अ लार्ज डेयरी फार्म इन 22 Beautiful received a government grant of 30 on condition that Beautiful adopts an organic cattle feed। कहता है यार ये जो तुम खुराकें डालते हो ना, जैसे आजकल मुर्गियों को डालते हैं और वो 40 दिन में मुर्गी तैयार हो गई, नहीं नहीं, ऑर्गेनिक तरीके से आप पालो मुर्गी नहीं, बकरी या भैंस, ठीक है, डेयरी फार्म है इसका, ऑर्गेनिक भाई, ऑर्गेनिक, खुराक के ऊपर ना हो, ऑर्गेनिक दूध हम ना यहाँ पर आवाम को देना चाह रहे हैं। और वो कहता है आपने अडॉप्ट करना है ऑर्गेनिक कैटल फीड सिस्टम। ये ज़रा स्लो प्रोसेस होता है ना असल में, जब आप ऑर्गेनिक खुराक देते हैं जानवर को तो वो ऑर्गेनिक नेचुरल तरीके से बढ़ता है, और ये स्टीरॉइड्स वगैरह दे दोगे तो वो जाहिर सी बात है क्वालिटी में तो फ़र्क होता है ना दोनों चीज़ों, ठीक है। तो अब जैसे अब ये बुज़दार साहब हैं, ठीक है, अब बेशक आप कुछ बड़े पहलवान के साथ इनको लड़ा लो, ये उसको उठा के नीचे फेंकेंगे यहाँ वाले को, ठीक है। अच्छा चलें, चलो फिर देखते हैं, अब ऐसा करते हैं आज क्लास खत्म करके ना इंशाल्लाह की छोटी सी कुश्ती रख लेते हैं देख लेते हैं हम मसला क्या, हम देख लेते हैं, तुम्हारा दावा या उनका दावा पूरा हो जाएगा। क्या ख्याल है फिर दोस्तों? ठीक है, यहाँ पे हो जाए फिर हैं क्या? बेंच को किधर पीछे लेके जाना है? बाहर ले जाएंगे, इधर PRC कैंपस में जगह होती है वहाँ पे ले जाएंगे। क्या ख्याल है? सेन में खुला बेहतरीन
अच्छा चलो, चुप से कर गए हो शायर यार। अच्छा खबरदार, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा जी, मैंने कहा ज़रा थोड़े बोर हो गए होंगे। अच्छा बात सुने, थोड़ी सी ब्रेक करके एक दोबारा आना है, मेरी तसल्ली नहीं हुई, तेज़ी में नहीं करवाना, अभी 2 सवाल इसके बाद भी रह जाएंगे, ठीक है। तीसरा तो I-37 डिस्कशन है ना, करने वाले 2 सवाल रहते हैं अभी, करने वाले 2 हैं। मैंने माना कि मैं वर्किंग्स ही करूँगा कंसोलिडेशन वाले की, सोल्यूशन आपका आपकी मर्जी के मुताबिक मिलेगा, आपको ज़रूरत भी नहीं है वो करवाने की, मैं इतनी बात भी कर रहा हूँ। एक इतनी सी एडजस्टमेंट भी ऐसी नहीं होगी जो आपको मसला करे, लेकिन स्टिल मैंने डिस्कस तो करना है ना। अच्छा सुनो, बात क्या हो रही थी, डेयरी फार्म से बात निकली और कहाँ चली गई। 22 में BL को गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हुई, उन्होंने कहा ऑर्गेनिक कैटल फीड वाला सिस्टम तुमने फॉलो करना है अगले 5 साल तक, और अगर तुमने किसी एक भी साल 5 साल गुजरने से ख़त्म होने से किसी एक भी साल ये ना किया, सारे पैसे वापस हो जाएंगे। अब ये गवर्नमेंट ग्रांट IS-20 वाला नहीं है, IFAR 1 वाला नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये ग्रांट है इन रिस्पेक्ट ऑफ बायोलॉजिकल एसिड। ये भी आपको पता है, आपको पता है नहीं, मैं अभी बताता हूँ आपको सब पता है। ये इसकी तस्वीर मुझे लगता है ये पिछली बार वाला दिखाया था, तो मुझे पिछली बार वाला IS-41 खोलना पड़ेगा, यानी कि इससे पिछले सेशन में जो बच्चों को पढ़ाया था, मुझे लगता है मैंने वो दिखाया था। अल्लाह करे यहाँ मिल जाए, नहीं तो वहाँ पे तो मिल ही जाने। हेलो, क्या हाल है? वो भी एक ज़माना था खुश हम शुरू में जैसे कुछ है ही नहीं दुनिया में, टेंशन। लामा शामा आता था हमारे सवाल हैं जी, क्लास के अंदर आता था और जाता था। और मुझे याद आ गया कि हम पिछली बारी वाली गोली मैंने इस्तेमाल की थी, तो पिछली बारी वाली गोली लबो पहले IS-41 ये, और सामने खुला भी वही हुआ, क्योंकि जाहिर सी बात है डिस्कस हुआ था ना यहाँ से। और इसका क्या डिस्कस हुआ था, ये देखो, गवर्नमेंट ग्रांट, बायोलॉजिकल गवर्नमेंट ग्रांट बियर प्लांट की हो या बायोलॉजिकल एसिड एट कॉस्ट लामे की हो, तो IS-20 जैसे पढ़ के आए। लेकिन अगर गवर्नमेंट ग्रांट, ठहर जा फोटोग्राफर, सब्र करे, सुनते ले, अगर गवर्नमेंट ग्रांट हो बायोलॉजिकल एसिड्स की जो फेयर वैल्यूज कॉस्ट सेल पे होते हैं, तो IS-41 कहता है अनकंडीशनल तो PNL में फेंक दो, और कंडीशनल है तो कंडीशन मीट करते जाओ तो PNL में फेंको। अब यहाँ से ये बात समझ नहीं आती थी, लेकिन हमारी एक एग्जाम्पल भी थी नीचे। उस एग्जाम्पल में 2 सिचुएशन बनाई थी मैंने कहा था गवर्नमेंट गेव अस ग्रांट ऑफ, ये अब पिछले सेशन की बात है माजरत के साथ, ठीक है ना। सवाल टेस्ट हो जाता है, अगली से अगली में भी हो जाएगा कॉन्सेप्ट, कभी कोई टेस्ट हो रहा हो, ठीक है। गवर्नमेंट गेव अस ग्रांट ऑफ 50 विद कंडीशन दैट ग्रांट विल बी बिकम रीपेबल इन फुल इफ कंडीशन ऑफ क्रॉप ग्रोइंग फॉर 5 ईयर इज नॉट मेट। तो मैंने कहा था अगर ये सिचुएशन है तो आप 5 साल इंतजार करो, और अगर ऐसी कोई बात लिख दे, ये फिर मैंने दूसरी सिचुएशन बनाई थी, हाउएवर टर्म्स ऑफ ग्रांट अलाउ अगर पार्ट टू बी रिटेन्ड अकॉर्डिंग टू, यानी कि वो ये कह देता है कि जी अगर मिसाल के तौर पे साल गुजर जाए तो 1 लाख रख लेना, 2 गुजर जाए तो 2 लाख रख लेना, तो फिर जैसे जैसे साल गुजरते जाए वैसे वैसे रिकॉर्ड करो, ये भी समझाया था। अब हमारे इस MCQ में सिचुएशन ये थी कि आज 2022 में इनको ग्रांट रिसीव हुई और उन्होंने कहा अगले 5 साल तक तुमने ये वाला फीड सिस्टम लगाना है, अगर तुमने ये ना लगाया तो सारे पैसे वापस ले लेंगे, सारे पैसे। तो इसका मतलब 5 साल का इंतजार करना है। 5 साल का इंतजार करना, तो मतलब हमने एक ही एंट्री की थी जब कैश आया था, कैश डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट, वो लायबिलिटी अभी भी वही पड़ी है। तो जब वापस करने पड़ गए यहां कहीं आके, तो क्या एंट्री होगी, लायबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट। तो PNL में क्या जाएगा, कख नहीं, कोई फॉरफीट ग्रांट, कोई इनकम बुक हुई थी कि अब एक्सपेंस बुक करें, सुभान अल्लाह। अब फोटो वाले ने फोटो खींचनी सी, ले भाई कट्टी फोटो खींचना, मजा आए। ये जब पढ़ाया था तब भी, फिर जब दूसरी बार दिखाया था किसी मौके पे तब भी, हर दफा तस्वीर खिंचवानी पड़ती है, मतलब खुद नोट ना करना, तो फिर हाँ भाई फोटोग्राफर हो। अच्छा एक छोटी सी बात, इसका क्या हाल है, मैंने कहा जरा हाल हवाल ले लें। अच्छा जी सॉरी, एंटायर ग्रांट रीपेबल हो गई इमीडिएटली, ठीक है। कौन से साल में, 2024 में। द अमाउंट टेकन टू BL स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर 24 अपॉन रीपेमेंट, क्या अमाउंट है जी। PNL में तो मैंने भी बताया कुछ गया ही नहीं, क्योंकि जो कैश आया था हमने लायबिलिटी में रखा हुआ है, तो नील। इतना आसान MCQ था, सिर्फ पढ़ के समझ आ जानी थी, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। नहीं नील समझ आई तो बताओ, मैं बता देता हूँ।
भाई ये पेपर करवा दें, दोबारा नीचे हो गया यार। तुम जगह बदल लो, मुसीबत डाली हुई है यार। एमसीक्यूज हैं यार, कोई मुफ्त के नंबर थे या नहीं थे? अभी ये आपकी रिवीजन के बगैर आप पढ़ रहे हैं। IFRS 41, वो कब पुरानी बातें याद, पता नहीं, वो तब तो गर्मियां होती थी, अब तो सर्दियां आ गई हैं जब हमने पढ़ा था। तो शुरू के लेक्चर्स थे बेटा, अभी अंडर 50 थे अभी हम, तो जाहिर सी बात है उन बातों को याद करते हुए रिवाइज करेंगे तो याद रहेंगे इंशाल्लाह। पढ़ें जी, IFRS 8 आ गया, इन्हें केड़ा माफ़ी दी, विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी हर चीज़ को वो टच ज़रूर करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड्स आर स्पेसिफाइड बाय IFRS फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट। ये तो दो थे मेरे ख्याल से, एक था 10% टेस्ट। अब 10% ऑफ क्या क्या था? ऑफ टोटल सेल्स, टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज ना, तीन चीजें होती थी, ठीक है। तो प्रॉफिट्स, मैं सिर्फ लिख दूं प्रॉफिट्स, आपको पता है अगली बात, प्रॉफिट या लॉसेस टोटल करके जो होता था, ठीक है ना, रूल आपको पता है। और अगर ये कर लेते थे तो उसके बाद फिर हम करते थे 75% ऑफ एक्सटर्नल, फिर टोटल नहीं, फिर एक्सटर्नल सेल्स। चल, एक्सटर्नल सेल्स का टेस्ट लगाते थे, ठीक है। ये दो टेस्ट थे, यानी पहले हम इन तीन पर 10% टेस्ट लगाते थे जो आइडेंटिफाई हो जाते थे रिपोर्टेबल, फिर हम उनको परखते थे कि क्या ये रिपोर्टेबल 75% एक्सटर्नल सेल्स का कर रहे हैं डिस्क्लोज, अगर तो कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रहे तो फिर एक आधा और लेकर आते थे। कोई तीसरा थ्रेशोल्ड तो कोई नहीं था ना? बोलो भाई, तशरीफ लाए हैं, माशाल्लाह, वेलकम। क्लास स्टैंड अप, गर्ल्स बैठी रहें, गर्ल्स बैठी रहें, सारे खड़े हो जाएं, सारे खड़े हो जाएं भाई, सारे खड़े हो जाएं, सारे खड़े हो जाएं, सारे खड़े हो जाएं, सारे खड़े हो जाएं। तशरीफ रखें भाई, आप खड़े नहीं हुए, सर आए हैं यार, आपको शर्म आ रही है यार, आपको नहीं पता कौन आए हैं? नहीं पता आपको? मैंने 9 बजे बुलाया था, बस 3 घंटे लेट हो तुम। आखिरी क्लास थी आज यार, और तुम्हारी सोच है कि तुमने क्या नुकसान कर लिया अपना। काम की बातें हमने सारी कर ली हैं, अब तो बस 2 सवाल रह गए IAS 12 और कंसोलिडेशन का। वो क्या वो तो आसान थे, मुश्किल सवाल तो हो गए। इतना टफ सवाल थे, है ना, मतलब कि ऑनलाइन में रिकॉर्डिंग में भी समझ नहीं आने लगे ये, इसको चुप कर जाओ थोड़ी देर, आ जाएंगे। आसान थे वैसे, लेकिन यार थोड़ी सी शर्म होती है इंसान में, मतलब आखिरी दिन तुम चाहे वो, अब ये याद रहेगा तुम्हें, कान तुम्हारे लाल हो गए हैं ना, जाके तुमने खाना नहीं खाना जब तक ये पहले 2 पार्ट्स तुम, ये तीसरा पार्ट चल रहा है, दूसरा है, बस ये 2 पार्ट जहां से तुम्हारी ये हुई है ना, वहां तक तुमने लेक्चर सुनना है, तब तक तुमने खाना नहीं खाना। ये थोड़ी सी अब गैरत करनी है, वरना मारे जाओगे, बता रहा हूँ। अच्छा जी, वापस आए। हाँ जी, कोई सवाल था आपका? अच्छा, बेटा हेड ऑफिस के टोटल एसेट, हम टोटल एसेट्स सेगमेंट्स के, हमें डाटा सेगमेंट वाइज ही गिवन होता है, लेकिन टोटल एसेट्स लेते हैं, ठीक है। उस टोटल एसेट्स के अंदर कौन से एसेट्स नहीं पड़े होते, जो अगर सेगमेंट वाइज डाटा दिया होता है हेड ऑफिस के नहीं पड़े होते, और अगर बैलेंस शीट से होंगे तो वो भी पड़े होते हैं, पर हमने 10% लेते हैं सारे एसेट्स का जो हमें गिवन होते हैं सवाल के अंदर, वो सेगमेंट के ही होते हैं, ठीक है। सेगमेंट के एसेट्स का टोटल करके हमने कॉलम वर्किंग 1 बेसिक डाटा में रखा होता है, वहां से हम 10% देखते हैं कि जिस सेगमेंट के एसेट्स इन टोटल एसेट्स से 10% से ज़्यादा है तो ये बड़ा सेगमेंट है, ठीक है, ओके। वो तो हेड ऑफिस वाले तो अलग रेकन्सिलिएशन में डालते थे और फिर उसको बैलेंस शीट के साथ रेकन्साइल करते थे, नॉर्मली वो नहीं होते, ठीक है। अच्छा, थ्योरी पढ़ना मैंने वो रीडिंग के लिए दिया था ना, कि थ्रेशोल्ड वाला सिर्फ पढ़ लेना, उसको एक दफ़ा ध्यान से ज़रा पढ़ लेना, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी वहाँ से बात। फिलहाल तो MCQ उसके बगैर भी हो जाना है। ये मैंने रिवाइज कराया ना, टोटल सेल, टोटल एसेट्स, टोटल प्रॉफिट्स और एक्सटर्नल सेल, ये 4 के अलावा कोई भी चीज़ होगी ना तो मारे जाएंगे MCQ बनाने वाले, हम पकड़ लेंगे उनको। पढ़ो,
क्या कहता है जी, क्या क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड है? सेगमेंट्स रिपोर्टेड एक्सटर्नल रेवेन्यू। और यार एक्सटर्नल तो 75% होता है यार। सेगमेंट नेट एसेट्स, नेट एसेट्स कहां से आ गए? एसेट लेस लायबिलिटीज करते थे तुम लोग क्या? हद हो गई यार, इतनी गलतियां, इतने आसान एमसीक्यूज, दूर से देख के पता लग रहा है वो गलत है। जैसे इसको दूर से देख के पता लग जाता है कि अच्छा बच्चा है। 3 पढ़ो। मुझे लगता है ये तो कल डिस्कस किया इत्तेफाक से, किया IAS 37 के सवाल में था गालिबन, लेकिन इत्तेफाक से ये हो गया। द CFO ऑफ कंपनी हैज आस्क्ड यू टू सबमिट क्वार्टरली रिपोर्ट। आस्क्ड यू टू सबमिट क्वार्टरली रिपोर्ट फॉर टू द बैंक। बैंक को रिपोर्ट सबमिट कराओ भाई। तुम गए हो नई नई नौकरी में, शहरियार लगा, तो CFO ने क्या कहा उसे, बेटा एक रिपोर्ट बना, और रिपोर्ट यू शहरी रिपोर्ट बना द रिपोर्ट एंड सबमिट द रिपोर्ट टू द बैंक कि हम कंप्लाई कर रहे हैं लोन कोविनेंट्स। रिपोर्ट बना पुत्र, उससे लिख हम लोन कोविनेंट्स। और लिखने का क्या मतलब, जाहिर उन्होंने कहा होगा मिसाल के तौर पर इतने प्रॉफिट्स हैं तो वो शो करने पड़ेंगे। तो रिपोर्ट बनाओ जिसमें बताओ कि हम, उस रिपोर्ट में दिखाओ कि हम लोन कोविनेंट्स को कंप्लाई कर रहे हैं। ही इज ऑल्सो इंस्ट्रक्टेड यू, रिक्वेस्टेड भी हो तो बॉस है, टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू ऑन ऑर्डर्स येट नॉट डिलीवर्ड। आपको पता है कि कभी भी रेवेन्यू डिलीवरी से आगे पीछे नहीं हुआ था, या ओवर टाइम हो तो परफॉर्मेंस ओवर टाइम हो, ठीक है ना। तो फॉर इंक्रीजिंग प्रॉफिट कहता है कि जो ऑर्डर बुक हुए हैं ना, ऑर्डर, उनका रेवेन्यू हम, हालांकि अनकंडीशनल राइट भी आता था ना, तो उस कॉन्ट्रैक्ट एसेट को डेबिट करके रेवेन्यू फिर भी नहीं क्रेडिट करते थे। रेवेन्यू तो क्रेडिट होना जब गुड्स ने जाना है। ऑर्डर डेट पे मैक्सिमम क्या हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट हो सकता है, पर रेवेन्यू उस दिन भी क्रेडिट नहीं किया था हमने कहा था लेट द गुड्स टू बी डिलीवर्ड और सर्विसेज टू बी रेंडर्ड, फिर जाकर हम करेंगे जो है वो गुड्स डिलीवर कर दें या सर्विस रेंडर कर दें तो रेवेन्यू बुक होता है। रेवेन्यू आगे पीछे नहीं जाता, ऐसा ही है। सॉरी कॉन्ट्रैक्ट एसेट बोल रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट एसेट कल दिमाग में, कॉन्ट्रैक्ट एसेट तो आता ही सिर्फ रेवेन्यू पे है। रिसीवेबल बुक कर सकते थे अनकंडीशनल। आई एम सॉरी। अच्छा, कल वाली बात चली ना ज़हन में, ठीक है। मैंने कल एक लाइन भी लिख के बताई थी कि कॉन्ट्रैक्ट एसेट सिर्फ रेवेन्यू के साथ आता है, तो रिसीवेबल हम बुक कर लेते थे अनकंडीशनल राइट के दिन पर, लेकिन हम रेवेन्यू फिर भी नहीं बुक करते थे, क्योंकि रेवेन्यू सिर्फ तब हो सकता है जब गुड्स डिलीवर करें या सर्विसेज रेंडर करें। वो कह रहा है ऑर्डर्स नॉट येट डिलीवर्ड, ऑर्डर्स मतलब गुड्स का हो या सर्विस का हो, अभी आपने डिलीवर नहीं किया, उसका रेवेन्यू बुक करो। क्यों जी? ताकि प्रॉफिट इंक्रीज है। हद हो गई यार, ये तो IFRS बताने की खिलाफ वर्जी है। लोन कोविनेंट कंप्लाई नहीं करना जी, मतलब हम स्टैंडर्ड फॉलो ना करें सर। अब शहरी कह रहा है उधर, CFO ने फिर समझाया, बेटा इधर बैठ मेरी पास, अगर ये लोन कोविनेंट कंप्लाई ना हुआ तो दिस विल क्रिएट फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फॉर द कंपनी विच मे रिजल्ट इन ले ऑफ सर्टेन एम्प्लॉइज, जिनमें एक तुम भी हो गए, इंक्लूडिंग योर सेल्फ। हाउएवर द कंप्लायंस ऑफ लोन विल इंश्योर दैट ऑल एम्प्लॉइज विल रिसीव, इसमें ऑल में तुम भी आ रहे हो। Which of the following potential threats are not involved? Self-interest threat is involved, intimidation involved, advocacy involved, self-review ना। एडवोकेसी कैसे इन्वॉल्व है? देखो ना, आपको कहा गया है कि आप सबमिट करो बैंक में रिपोर्ट। आपने अपना काम रिव्यू करके नहीं बताना, बल्कि आपने कहीं जाके अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एडवोकेट करना है। हमने पढ़ा था एडवोकेसी थ्रेट के अंदर कि आप एडवोकेट करो, इसकी इजाजत है, झूठी एडवोकेशन नहीं करनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये झूठी एडवोकेशन करने जा रहे हैं, यही तो एडवोकेसी थ्रेट है कि आप कहीं पे जाके उसको एडवोकेट करो और सही ना करो, 2 नंबरी नहीं लगानी, ठीक है। तो कौन सा नहीं है यार, शबला ना मारो, बी सही था। ये तो ये है, लेकिन उसने कहा था कौन सा नहीं है। सॉरी, मैंने सी टिक तीन टिक कर दिए थे, सॉरी। चलें आगे। IFRS 8 वुड बी एप्लीकेबल टू अ लिस्टेड पेरेंट कंपनीज। लो, पढ़ने की भी और जरूरत नहीं है, इतने आसान MCQs हो और फिर बच्चे पास ना हो। लो जी, आता है मेन MCQ। इस पूरे डाटा का कुछ काम नहीं था, मतलब खास काम नहीं था, थोड़े से डाटा से काम था, ज्यादा जज्बाती ना हो सर। मतलब पढ़ो, MM इज अ कार डीलर एंड ऑल्सो सेल कार फॉर कैश एंड ऑफर सर्टेन मॉडल फॉर सेल बाय लीज। यानी ये कौन है? डीलर लेसर। अब डीलर लेसर है, बस आगे रिक्वायरमेंट पहले पढ़ा करो हमेशा। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट इज टू बी रिकॉर्डेड एज रेवेन्यू, यानी सेल में क्या लेके जाना है। आपको पहली एंट्री याद है? लीज रिसीवेबल डेबिट। उसने लीज रिसीवेबल मांगा है, बोलो, मैं नहीं निकालूंगा। उसके बाद
कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, उसने कॉस्ट ऑफ सेल मांगी है, प्रॉफिट मांगता फिर फंस जाते। उसने इन्वेंट्री मांगा है, उसने सेल मांगी है, ये मुझे चाहिए बस, उसने इन्वेंट्री भी नहीं मांगी। अब मैं पागलों की तरह शुरू हो जाऊं, मैं पहले पूरी वर्किंग करूं, वर्किंग वन कॉस्ट, फिर फेयर वैल्यू, फिर पीवी ऑफ एलपी, नेट इन्वेस्टमेंट, जीआई, एनआई, पागल हो गया। उसने क्या मांगा है? सेल। और सेल के बारे में क्या रूल हमने बनाया था कि आपने इसको रिकॉर्ड करना है लोअर ऑफ नंबर 1 पीवी ऑफ, पहले फेयर वैल्यू लिखो, फेयर वैल्यू, ये इसलिए लिखवा रहा हूं उसके नीचे थोड़ी तफसील लिखनी थी ना। और दूसरा, ये एंड पे भी एक सवाल किया था और कल परसों जो रिवीजन किया उसमें भी ये बात याद करवाई है, पीवी ऑफ एलपी कौन सा रेट यूज करके? मार्केट रेट। याद आ रहा है? डिस्काउंट की रिवीजन की थी अभी कल परसों ही, सवाल किया है ना, अब बोलो। तो मार्केट रेट के ऊपर आपने पीवी निकालनी है। अब फेयर वैल्यू कितनी है सवाल के अंदर उसने बताया, फेयर वैल्यू कैश सेल की प्राइस को ही कहते हैं 3500 है, ठीक है, और पीवी ऑफ एलपी है, ये निकालनी पड़ेगी। यानी सारी बातों में सिर्फ इतनी सी बात है, पीवी ऑफ एलपी। अच्छा, पीवी ऑफ एलपी कही है उसने, नेट इन्वेस्टमेंट नहीं कही, ठीक है। अब कॉस्ट को छोड़ो, एनुअल रेंटल लेंगे, लीज टर्म 4 साल, रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज 8%, शुक्र है आपको बचा गया वो। दोनों रेट्स गिवन हो, डीलर लेसर हो तो क्या करते हैं हम, कौन सा रेट यूज़ करवाते हैं इससे? हायर ऑफ। वो तो शुक्र है कि इधर हायर ऑफ 10% ही है और वही आपका सेल में भी यूज़ हुआ है। हमने वो खतरनाक सवाल भी किया था जिसके अंदर इधर हायर इम्प्लिसिट था, लेकिन जब सेल रिकॉर्ड करने की बारी आई थी तो हमें यहां पर वहीं पे तो पहली बार पढ़ा था इस कॉन्सेप्ट को। उससे पहले तो इतना याद किया हुआ था, फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ एलपी, फेयर वैल्यू पीवी, फेयर वैल्यू पीवी। जब मुसीबत आन पड़ी तो फिर हमने पढ़ा कि पीवी ऑफ एलपी किस पर निकालनी है, सेल है ना, सेल है तो सेल तो मार्केट प्राइस पे ही होगी। लेकिन इधर सारा सवाल रूल क्या है उसके अंदर? हायर। वो तो शुक्र है इधर भी यही था और इधर भी, यानी जिसका मेरे जैसा नॉलेज भी है ना थोड़ा बहुत पढ़ने वाला, उसने भी काम चला लेना था। उसको सिर्फ इतना याद था हायर वाला यूज करते हैं, उधर भी कर गया इधर भी कर गया, ठीक है ना, उसकी भी बचत होगी। खैर चले, तो बी ऑप्शन भाई कह रहे हैं बाय द वे। अच्छा जी, अब ये क्या है जी, रेजुअल वैल्यू कितनी है, क्या है जी? यूजीआर क्या है? अच्छा मैं वैसे ही रिवाइज कर रहा हूं, वैसे कल किया था। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, लीज पेमेंट्स प्लस यूजीआरवी, ठीक है। लीज पेमेंट में क्या होता है? डाउन पेमेंट प्लस, ये डाउन पेमेंट लिखा, प्लस रेंटल्स प्लस जीआरवी प्लस यूजीआर, ठीक है। अब ये लीज पेमेंट्स हैं और ये यूजीआरवी है। अब हमने सेल को बुक, इसको कहते हैं ना लीज पेमेंट, इसी को कहते होते थे ना, याद है? ये लीज पेमेंट है और ये यूजीआरवी, ठीक है। अब ये जो लीज पेमेंट है इसकी पीवी के ऊपर आपने रिकॉर्ड करना है या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पूरी की पीवी पर, जिसको नेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं? तो बस ये आपने फॉर्मूला, अब ये सारा दिमाग में आपके चल रहा होता है, तो मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। तो डाउन पेमेंट कोई नहीं है, रेंटल है 1012, राउंड कर देते हैं बस, ठीक है। क्या ख्याल है, तो बोलो डाउन पेमेंट है कोई? रेंटल 1012 इंटू 4, जीआरवी कोई नहीं है, यूजीआरवी हो पड़ी, चलो लिख देता हूँ मेरी बला से, मुझे तो सिर्फ ये चाहिए। ये बात समझ आती है? तो बस ये आपने यहाँ पर फॉर्मूला में यूज़ करना था। पीवी ऑफ एलपी निकालो जी, 1012 इंटू 1 माइनस 1.1 रेज टू पावर -4 डिवाइडेड बाय 0.1, आंसर इज 3.21 आ गया, आ गया। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब पूरा सवाल बैठ के करो तब भी कुछ नहीं निकलना आपका, काम तो सिर्फ आपको यही चाहिए था, बस ये नोट फरमा लें। ये वाहिद एमसीक्यू था जो थोड़ा सा टफ टाइम दे सकता था, लेकिन पढ़े हुए बच्चों को तो नहीं देता ना। अब हम एक ब्रेक करते हैं छोटी सी, 12 बजे तक आपको बुलाया था बल, लेकिन सर अदनान वाले बच्चों को जो मैसेज कराया ना उसमें मैंने इसलिए लिख दिया था 9 AM ऑनवर्ड्स। तो हालांकि मैंने 2 बजे CMA को भी बुलाया हुआ है, उनको 2-1 घंटे पढ़ाऊँगा, लेकिन अब आपको तो नहीं ना, ऐसे आखिरी दिन है तो आपको कल पे तो नहीं डाल सकता मैं, ऐसे तो नहीं छोड़ सकता। 10 मिनट ब्रेक कर लो, सिर्फ मेरी ब्रेक ही मारी जाएगी ना, कोई नहीं, 10 मिनट ब्रेक करो, लेकिन 10 मिनट को आप 10 मिनट रखना, ठीक है। और थोड़ा फ्रेश हो जाओ, फिर हम IAS 12 का सवाल करेंगे और कंसोलिडेशन का, यही 2 रह गए हैं। वर्किंग्स करेंगे, सवाल हमने कहा तो कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, टाइम तो इतना नहीं लगना, ठीक है जी। इस पार्ट B को बंद करें।